कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने सपनों के बल पर महान बन जाता है। जब वह साधारण व्यक्ति महानता को ग्रहण करने लगता है तो वह उस समाज, राज्य और देश का ना होकर वह पूरे विश्व का हो जाता है। वह अपने अथक तपिश और लगन के कारण आम जन और धर्म से ऊपर उठ जाता है। जहाँ आम जन उन्हें पूछते हैं, यह सब सच कर दिखाए भारत माता के लाल एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनकी एक खूबसूरत आदत थी कि यदि कोई गलती हो जाए तो उसे झट से मान लेते थे, लेकिन यदि कोई बड़ी सफलता मिले तो कलाम जी क्रेडिट अपने टीम को देते थे। तो आइए जानते हैं उस हिंदी बायोग्राफी द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम के मध्यम मुस्लिम गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुल नाव बेचा करते थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता आसियम्मा हाउसवाइफ थी। कलाम अपने एक बहन और 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। कलाम जी का बचपन हिंदू और मुस्लिम धार्मिक माहौल में बीता। उनके पिता बड़े से बड़े मसलों को आम तमिल जुबान में सुलझा लिया करते थे। उनके पिता कलाम से कहते कि जब मुश्किल आए तो मुश्किल को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किलें हमेशा खुद को परखने के मौका देती। जब कलाम जी 6 वर्ष के थे तब उनके पिता ने एक नाव बनाया जिसमें वे यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाते थे। उनके पिता के साथ ही अहमद जलालुद्दीन नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जिनके बाद में कलाम की बहन जौहरा के साथ निकाह हुआ। कलाम जी की दोस्ती अहमद जलालुद्दीन के साथ जम गई, जबकि दोनों के उम्र में 15 साल का अंतर था। वे दोनों हर शाम लंबी सैर पर निकलते। वे मस्जिद गली से अपनी यात्रा स्टार्ट करते और उनका पड़ाव शिव मंदिर पड़ता था। वे उसी श्रद्धा से उस मंदिर की परिक्रमा करते जिस श्रद्धा से वहां बाहर से आए यात्री। रामेश्वरम में जलालुद्दीन वह अकेले व्यक्ति थे जो इंग्लिश जानते थे। वे हमेशा कलाम के साथ साहित्य, साइंस और पढ़े लिखे लोगों के बारे में ही बात करते थे। कलाम जी का बचपन में एक और साथी था, शमसुद्दीन, जो उनके चचेरे भाई भी थे। रामेश्वरम में शमसुद्दीन के पास अखबारों का ठेका था। वे अकेले ही सारा काम किया करते थे। हर सुबह रामेश्वरम में अखबार ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में जब कलाम जी 8 वर्ष के थे तब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। इमरजेंसी जैसी हालात हो गए और रामेश्वरम में ट्रेनों का रुकना कैंसिल कर दिया गया। अब अखबारों के बंडल को रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। तो शमसुद्दीन ने मजबूरन एक लड़के की आवश्यकता पड़ी जो फेंके हुए अखबारों को इकट्ठा कर सके। यह मौका छोटे से कलाम जी को मिला। कलाम जी की पहली कमाई यहीं से शुरू हुई। कलाम कहते हैं कि हर बच्चा जिस आर्थिक, सामाजिक और इमोशनल हालात से प्रभावित होता है उस तरह का उसका व्यक्तित्व बन जाता है। कलाम जी को अपने पिता से सेल्फ डिफेंस और माता से अच्छाई पर विश्वास करना और रहमदिली मिला। वहीं जलालुद्दीन और शमसुद्दीन भी उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण प्रतिभागी थे जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करते। कलाम अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम चले गए, जहां स्क्वाड हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी पढ़ाई पूरी। इस दौरान उन्हें रामेश्वरम में बहुत याद आती थी, इसलिए घर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उस स्कूल के एक टीचर थे अय्या दुरई सोलेमन। कलाम जी उनके सबसे प्रिय स्टूडेंट थे। वे कहा करते कि जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 चीज़ों पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। सोलेमन सर आगे कहते, इससे पहले कि मैं कुछ चाहूँ कि कुछ हो जाए, यह जरूरी है कि मेरे अंदर उसके लिए पूरी ख्वाहिश और यकीन हो कि वह होगा। कलाम जी जब भी समुंदर में बगुलों और कुंजों को आसमान में परवाज भरते देखते थे तो उन्हें भी उड़ने का बहुत मन करता था। वे हमेशा इस उम्मीद में रहते कि एक दिन वे भी खुले आसमान में उड़ेंगे। सन 1950 में कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ तिरुचनापल्ली चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी। पर तब तक कलाम नहीं जानते थे कि आगे पढ़ाई के साथ बहुत कुछ किया जा सकता था। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें पता चला फिजिक्स और केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है और उन्होंने अपने मन में जो सोचा था उड़ान भरने के लिए
फिर कलाम जी MIT में कैसे भी करके एंट्रेंस एग्जाम तो पास कर लिया, पर एडमिशन के लिए 1000 रुपये की ज़रूरत थी, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। ऐसे में उनकी बहन जोहरा आगे आई। उन्होंने बेझिझक अपने भाई को कलाम के एडमिशन के लिए अपने सोने के कड़े और गहनों को गिरवी रखा और पैसों का इंतजाम कर दिया। कलाम जी अपनी बहन का विश्वास देखकर अंदर ही अंदर पसीज गए। उस दिन प्रण किया कि अपनी मेहनत से अपनी बहन के गहनों को छुड़ाएंगे। यहीं से भारतीय मिसाइल मैन का जन्म हुआ। वे अगले 3 वर्षों के लिए MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने लगे। पढ़ाई के दौरान जब वे एक सीनियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उस प्रोजेक्ट पर उनका धीमी प्रोग्रेस से प्रोजेक्ट के अध्यक्ष नाखुश थे। उसने गुस्से में कलाम जी को 3 दिन के अंदर रॉकेट की डायग्राम बनाने को कहा, वरना उनको स्कॉलरशिप को रद्द कर दिया जाएगा। कलाम जी उस कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने में ऐसे भिड़े कि 3 दिन की डेडलाइन को 24 घंटे के अंदर पूरा कर सबको चौंका दिया। MIT के कैंपस में 2 रिटायर्ड जंगी वायुयान रखा हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद कलाम घंटों उसके पास बैठ अपने सपनों में जीते थे। फर्स्ट ईयर के बाद कलाम जी को अपना स्पेशलाइजेशन चुनना था। कलाम जी अपने हौसला, समर्पण, विश्वास को चेक किया तो पाया उन्हें तो उड़ना है, इसलिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। कलाम इस बारे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सजेशन भी देते हैं कि स्पेशलाइजेशन चुनते वक्त आप देखें कि उस क्षेत्र में जाने के लिए आपके पास कितना उत्साह, लगन और शौक है। MIT में पढ़ाई के दौरान कलाम जी 3 प्रोफेसर से सबसे अधिक प्रभावित थे। प्रोफेसर KAV पंडलई, वे बड़े ही खुश दिल इंसान जो हर साल नायाब तरीके से कोर्स को पेश करते थे, जो एरो स्ट्रक्चर डिजाइन सिखाते थे। प्रोफेसर नरसिंह राव, जो मैथमेटिशियन थे, जिनके प्रभाव के कारण कलाम को मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे अच्छा लगने लगा। प्रोफेसर पांडहाज के निर्माता भी थे, एरोडायनेमिक्स पढ़ाते थे। MIT में पढ़ाई पूरी कर कलाम HHL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए आ गए, जहां ट्रेनिंग पूरा करते ही उन्हें अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन मिले, एक एयरफोर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कलाम जी ने दोनों में अप्लाई कर दिया। दोनों से ही कलाम को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए दिल्ली गए, जहां उनका इंटरव्यू अच्छा गया। फिर एयरफोर्स की इंटरव्यू के लिए देहरादून चले गए। वहाँ इंटरव्यू में आए 25 कैंडिडेट में 9वां स्थान आया, जबकि ज़रूरत 8 कैंडिडेट की थी। फिर कलाम जी निराश होकर दिल पर बोझ लिए कलाम ऋषिकेश चले गए, जहां उन्होंने पहले पावन गंगा में स्नान किया और स्वामी शिवानंद जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने देहरादून की नाकामयाबी सारी बातें उनसे कही। मुस्कुराते हुए कहा, क्यों परेशान हो, जो होना है वो होगा, क्योंकि विधाता ने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी पोस्ट रखी है। और उनकी वाणी आखिर सच हुई। उन्हें तो देश के सहारे को बहुत सारी मिसाइल और भारत को स्पेस रिसर्च सेंटर में नंबर 1 बनाना था, और यह बात हमारे कलाम सर के नामुमकिन सा लगता था। इस घटना से हम यूथ को भी सीखने की ज़रूरत है कि थोड़ी सक्सेस ना मिलने पर और असफलता से घबराने की ज़रूरत नहीं। जो मिल रहा है उसी को बेस्ट दें, और हो सकता है फ्यूचर में आप भी कलाम जी सर जैसे कमाल कर सके अपने देश के लिए। कलाम जी 1962 में इसरो से जुड़कर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए पहला स्वदेशी उपग्रह SSLV 3 को लॉन्च किया, जो विश्व में बढ़ते भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। 1980 में कलाम जी की टीम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर भारत को इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बनाया। इस तरह कलाम ने स्वदेशी शक्तियों का उपयोग करते हुए अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाकर इतिहास रच दिया। 1998 में पोखरण में अमेरिकन सैटेलाइट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को आंखों में धूल झोंककर कैसे भी करके लाखों दबाव के बावजूद परमाणु शक्ति का सफल प्रयोग कर कलाम जी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। कलाम जी को जल्द ही अपनी उपलब्धियों से बड़ा इनाम मिला। बीजेपी ने कलाम को अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, जिन्हें 90% मतों से जीत मिली और 25 जुलाई 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। कलाम जी ने अपना कार्यकाल को बड़े अनुशासन प्रिय और बेहद सहज तरीके से 25 जुलाई 2007 को पूरा किया। इसके बाद कलाम जी ने अपना शेष जीवन देश के स्टूडेंट के नाम कर दिया। अब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर और जैसलमेर
जैसलमेर से शिलोंग तक घूम घूम कर देश निर्माण के लिए स्टूडेंट को प्रेरित करते थे। कलाम जी देश के महत्वपूर्ण विषयों पर स्टूडेंट के विचार भी जानते और अपना विचार शेयर करते थे। और वो दिन भी आ गया जब हमारे देश के होनहार और 21वीं सदी के महानतम सपूत इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन कलाम सर, आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी दी हुई सीख जो उनकी बुक विंग्स ऑफ फायर से इंस्पायर है, वो हमेशा हम यूथ और नई पीढ़ी को इंस्पायर करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।